हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, आज हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी की बात ये है कि ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद एक लेक्चर आएगा और हमारी ये सीरीज जो सालों साल से चल रही थी वो ओवर हो जाएगी। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, इसके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि क्या होता है ये नियो कॉलोनिज्म, क्या होता है, इसके अलावा भी कैसे इंडिया में इसका असर नहीं आया, है ना। तो ये सारी कुछ बातें हम समझेंगे जो हम पिछले कई सारे टाइम से समझ रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो पीडीएफ दी है उसके अंदर तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मतलब चार्ट के माध्यम से बताई हैं, लेकिन आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा तरीका है जिससे एक्सप्लॉइट करा जाता है या डोमिनेट करा जाता है, दबाव बनाया जाता है, या अभी भी वही चीज़ है, बर्बाद किया जाता है। स्पेशली एक ही काम है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, कि देश को जो है उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और दूसरा देश अपना फायदा उठाए। ठीक है, लेकिन कैसा? एक तो हम समझते थे इंडिया के टाइम पे कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हम पे राज करा और हमारे को एक्सप्लॉइट करा इकोनॉमिकली और हर तरह से। लेकिन इसमें क्या है? इसमें ये है कि जब देश पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है बट नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉरेन कंट्री है। यहाँ पे समझिएगा कि सीन क्या है कि कोई पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई असर नहीं है किसी दूसरे देश का, लेकिन तब भी इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो अगर आसान शब्दों में मैं यहाँ बताऊं तो इसका मतलब है कि इंट्रूजन ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक डोमिनेशन एज वेल एज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी अचीव द इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। वो सारी स्टेट्स जो भाई पा चुकी हैं इंडिपेंडेंस, उसके बावजूद जो है वो उनके ऊपर जब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसको नियो कॉलोनिज्म कहते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मैम एक बात बताइए, इंडिया के अंदर तो हमारा देश आजाद हुआ जब, तो उसके बाद इस तरीके का कोई इन्फ्लुएंस या इस तरीके की कोई चीज देखने को नहीं मिली। भाई देखो, हम लोग हैं समझदार लोग। ये बात है कुछ मिड 19th सेंचुरी से क्या हुआ कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया के अंदर बहुत बढ़ने लगा। ठीक है, ब्रिटिश ने भी प्रमोट करा मनी लेंडर्स को। कैसे? कि भाई इन्होंने क्या करा, मनी लेंडर्स जानते हैं, जो गांव वगैरह में क्या था, वैसे शहर में भी होते हैं लेकिन ऐसे गांव में आप समझो कि पैसा इन्होंने दे दिया। अब वो फॉर्मल, वहाँ कोई बैंक तो है नहीं, तो पैसा दे दिया बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर एक्सप्लॉइट करा, वहाँ उनकी जमीन किसानों की जब्त कर ली। इस तरह से समझिए वो उसके कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन मेन मनी लेंडर्स आप समझ लीजिए जो पैसा दे रहे हैं उधार। ठीक है, तो ब्रिटिश ने भी प्रमोट करा था मनी लेंडर्स को बाय मेकिंग लैंड अ ट्रेडेबल कमोडिटी, कि लैंड को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बना दिया और बहुत हाई रेंट चार्ज करा लैंडलॉर्ड से, जिसकी वजह से विच कंपेल्ड द पीपल टू बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा देने के लिए रेंट वगैरह बहुत सारी चीजें, तो क्या होगा कि ये सब जो लोग हैं ये मनी लेंडर्स से क्या करेंगे, पैसा यहाँ पे बोरो करेंगे। तो ये काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे। साथ में ट्रेडिंग मर्चेंट्स को भी बड़ा फायदा होता था ब्रिटिश के राज से। तभी तो जो हमारे यहाँ स्ट्रगल हुआ है इंडिपेंडेंस का, उसमें 100% लोग नहीं साथ दे रहे थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। अब आप समझते हो ना, सबकी सोच अलग अलग होती है। आम जनता, आज जो हम पढ़ते हैं आम लोग, उन सबकी सोच थी कि भैया ये किसी तरह से जाएं तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा नहीं चाहता था। जिसको फायदा होता था, बड़े अमीर लोगों को चाहते थे ये रहे तो हमारा फायदा है। खैर, और बताती हूँ आगे। देखिए, कैपिटलिस्ट क्लास हमारे भारत के अंदर ये डेवलप हुआ इंडिजीनियस कैपिटल बेस पे। मतलब हमारे यहाँ का जो है, जो भी बिजनेस करना था, जो भी उनको करना था, वहां से डेवलप हुआ, ना कि कोई फॉरेन कैपिटल बेस था लाइक अदर कॉलोनी से। मतलब जो भी हमारे यहाँ, जैसे अब जमशेदजी टाटा है ना, एक सपोज करिए, तो ये सब क्लास हमारे यहाँ खुद के यहाँ डेवलप हुआ। ऐसा नहीं रहा कि बाहर ये कोई कंट्री जो हमारे राज कर रही है, कॉलोनी बना रखा है, उसका कोई चीज हमारे यहाँ कंपनी सेटअप हुई हो। समझे? अगर हम बात करें FICCI की, तो इसे 1930s में सेटअप किया गया था। एंड इसलिए कैपिटलिस्ट कास्ट ने खुद को ऑर्गेनाइज करा एक प्रेशर ग्रुप में, ताकि वो इन्फ्लुएंस करे सरकारी पॉलिसीज को, है ना। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? देखिए, प्रेशर ग्रुप के बारे में मैंने आपको एक मस्त पूरी पूरी सीरीज, पूरा पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है बहुत अमेजिंग तरीके से। तो आप बिल्कुल वॉच करके जाके चैनल को
ग्रो कराइए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे करी है। अब इसके माध्यम से लोग सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा कराते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए क्या हुआ कि जो बॉम्बे प्लान था 1944 का, इसे बनाया गया था पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा कैपिटलिस्ट की। ये कहता था कि एक बीच का रास्ता निकालिए, है ना, मिडिल पाथ एज अ प्लान इनविसाज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। इसमें क्या था इस प्लान के अंदर कि सोशलिस्ट आइडिया मिले हुए थे बिना कॉम्प्रोमाइज करे कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल फीचर्स के कैपिटलिज्म के। तो एक तरीके से कैपिटलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और सोशलिस्ट आइडियाज, इन सबसे मिला के बना एक प्लान। इसने फेवर करा कि भाई पार्शियल नेशनलाइजेशन हो, थोड़ा तो नेशनलाइजेशन हो, एंड इवन कोऑपरेटिवाइजेशन भी हो एग्रीकल्चर का, उसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स भी हो, मतलब हर तरह का हो जो भी इकोनॉमी के लिए सही है। ठीक है, ना पूरी तरह से नेशनलाइज कर दो, ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट कर दो। अब देखो, अब कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया के अंदर वो डेफिनेटली अगेंस्ट होगा रेशियल सोशलिज्म के, ना अब ये कहेंगे ना अरे इतना भला करने बैठोगे तब तो हो गया, हाँ, बट इट वॉज नॉट प्रो इम्पीरियलिस्ट। मतलब देखो, इनका कैपिटलिस्ट क्लास का ये तो कहना था, ये वाली बात है कि व्यापारी आदमी ये तो कह रहा था कि पूरी तरह से सरकार के हाथ में सब कुछ ना देने लग जाओ वेलफेयर के लिए, है ना, बट ये भी नहीं, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स की बिल्कुल साइड हो चले जा रहे हैं, ना। तो ये एक फायदा था, मतलब अपना समझ में आ रहा था, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए देश को उठा के दे दे इन गोरों के हाथ में। इसने अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से चलाया, है ना। इंडियन नेशनल लाइन के इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय आईएनसी का बड़ा रोल था, आईएनसी के हिसाब से इन लोग भी चले। एंड जब इन्होंने अपोज करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 के, तो कैपिटलिस्ट ने सपोर्ट भी करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 के, एंड नेशनलिस्ट के स्ट्रगल को भी इन्होंने सपोर्ट करा कि भाई आज़ादी दिलाने में चलिए हम साथ तो देते हैं। कैपिटलिस्ट पार्ट बने इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इवन दो एट मोस्ट कंजर्वेटिव एंड पे, लेकिन हाँ इन्होंने साथ दिया। अच्छा, अब गांधीयन स्ट्रैटेजी क्या थी, ये हमने आपको अभी पढ़ाया, मतलब पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और बताते हैं कि गांधीयन स्ट्रैटेजी, याद रखिएगा STS। अब व्हाट इज दिस STS? STS का मतलब है स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। ठीक है ना, करना है आपको, रुक रुक के करिए। इसे सपोर्ट करा कैपिटलिस्ट ने, एज इन्होंने यूज करा नेशनल स्ट्रगल को कंसेशंस करवाने में बढ़िया तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ, और सेम टाइम पे जो ये बचा, जो स्पेस का पीरियड था, ट्रूस पीरियड था, ये पीरियड स्टेबिलिटी के लिए यूज होता था कि भैया वापस से लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल हो जाए। ठीक है, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल होगा तब ही ये बिजनेस के लिए बढ़िया है। इसलिए आईएनसी का जो मूवमेंट था उसमें फोकस कर रहा था वो नॉन वायलेंस पे। इससे एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस कैपिटल। अच्छा, अब आज़ादी के टाइम तक आते आते, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन कैपिटलिस्ट का अच्छी खासी पकड़ हो गई थी फाइनेंस सेक्टर में, समझे। और आज़ादी के बाद जो फोकस था इनका हैवी इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इससे काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट बेस बना भारत की सरकार की सरकारी कंपनियों को और ज़्यादा ग्रो होने में, समझे। तो इंडियन एक्सपोर्ट जो बास्केट थी वो, उसमें बहुत सारी चीजें थी, है ना। जब आप दूसरी कुछ कॉलोनीज, जो पुरानी कॉलोनीज थे, उनसे कंपेयर करो, जैसे अफ्रीकन नेशंस, क्योंकि उनके पास इतना कुछ था नहीं, वो उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक आइटम हुआ करता था, बट हमारे पास कई सारे आइटम्स थे, क्योंकि इंडिया के पास अच्छे खासे मिनरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, तो इन सबसे अच्छी सप्लाई हमारी इंडस्ट्री को मिली। और ब्रिटिशर्स ने तो आप जानते हैं हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप करा था, पूरे इंडिया को रेल रोड के माध्यम से कनेक्ट भी कर दिया था, तो इससे और एजुकेशन बढ़ी, है ना, पर्सनल स्किल्स बढ़ी, जॉब्स और बढ़ने लगी लोगों की। फूड सिक्योरिटी, अब देखिए फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह थी, हमारे यहाँ खाने को बड़ी कमी थी उस वक्त। ठीक है, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल वर्ल्ड पे इतना डिपेंडेंट थे। बट फिर ऐसी हरकतें देखी जब यूएस की, है ना, पीरियड 480 के तहत इन्होंने हमें बहुत झिकाया, लेकिन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये भी एक जो बाधा थी वो भी दूर हो गई हमारे यहाँ। तो इंडिया नेशनलाइजेशन इंडिया ने किया, अब आपको पता ही है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो इससे जो हम उस समय क्या था, हम लोग बहुत डरे थे भैया, एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने यहाँ पे जो है घुसने से रोका था कि भैया ये जड़ों में ना समा जाए कि कल को हम इनके मोहताज बन जाएं।
और एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी थी उस समय भी आत्मनिर्भर भारत की, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, है ना, इंपोर्ट ना करना पड़े भैया चीजों को, ताकि हम डिपेंड ना हो। तो इन सब ने काफी अच्छा फायदा उठाया, हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्री को मिला। और जो ये नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इससे क्या हुआ भैया, ना हम रूस की तरफ है, मतलब यूएसएसआर उस समय, ना उसकी तरफ है और ना हम हैं यूएस की तरफ, हम अपनी इंडिपेंडेंट देश है, हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये भी बढ़िया चीज रही है ना, तो ये भी फॉरेन इंटरफेरेंस पे ध्यान रहा हमारे यहाँ। और अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय इसको भी कोई जुटला नहीं सकता, इससे भी काफी मदद मिली। उसके बाद हमने अहिंसा को जो गांधी जी की अपनाया था, तो इन सब चीजों से हमने बहुत अच्छा कुछ कर रखा। साथ में हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का होना, इससे एक हम डर बनाए रखते थे, है ना, डेटरेंट रहता था आसपास की जगहों पे। तो ये सब चीजें हैं जिससे हमें ये नियो कोलोनिज्म बहुत हद तक हमने बचाया। अब आप बहुत एक्साइटेड होंगे एक चीज को पढ़ने के लिए, दैट इज नाम। नाम जो है वो हमारी पॉलिसी बहुत टाइम से रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड, किसी के साथ हम नहीं जा रहे हैं, हम अपने आजाद हैं, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ये चीज, जिसे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है समझना, हमें समझना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। देखिए, जो नए नए नेशंस निकल रहा आए थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद, इसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं दोस्तों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, इसे बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। और जो तीसरा, ये जो थर्ड है ना, इसलिए क्योंकि कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक ये रिप्रेजेंट करते हैं बाकी ये दोनों वर्ल्ड्स को। आप इनको यूएसए और रशिया या यूएसएसआर को ले लीजिए, उस तरह से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो नाम जो है, नाम नाम कह लीजिए, वो ऑफिशियली 1961 में बना, उस समय जब डीकोलोनाइजेशन बहुत तेजी में हो रहा था, है ना, बहुत तेजी में सब जो है वो ये लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कॉलोनीज को अपनी, है ना, आज़ादी मिल रही थी, उस टाइम पे ये बन के तैयार हुआ। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स क्या थे नाम के। तो देखिए, आप ऐसे समझिए कि भैया हमें सोवेरियन इक्वालिटी चाहिए स्टेट्स की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमारी रहेगी, पीसफुल तरीके से जीना है, इक्विटेबल और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, और प्रोग्रेस है चाहिए हमें, डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोग्रेस चाहिए, कैसे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से। साथ में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एंटी इम्पीरियलिज्म, एंटी कोलोनिज्म, एंटी न्यो कोलोनिज्म, डिसआर्मामेंट, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी का, और रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। तो ये जो भेदभाव है इनको खत्म करना। तो ये सब था कोर प्रिंसिपल्स नाम के। आइए अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों, आखिरकार क्यों हमने ये नाम या नाम नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ क्यों बढ़ा। रीजन है डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना, सबसे बड़ा रीजन है। देखो भैया, अब हम आजाद हो गए हैं, हमें अपने तरीके से जीने दो। हमारे को तुमने झकझोर दिया है, बर्बाद कर दिया है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम हमें अच्छा करना है, बिल्ड करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहुत कमजोर कर दिया गया था देश को। और अगर हम इसमें कूदे कि भैया यूएसए और यूएसएसआर के साथ मिलने लगे फिर से, तो हम अपना छोड़ देंगे, हो जाएंगे बर्बाद। दूसरी बात कि भैया टू प्रिजर्व न्यूली गेन्ड इंडिपेंडेंस, अरे बड़ी मुश्किल से आज़ादी पाए हैं दोस्त, अगर हम इन सब चक्करों में पड़ने लग गए तो समझ लो फिर से किसी एक के चक्कर में फंस जाएंगे, और फिर से जो है, जो इतना स्ट्रगल किया है आज़ादी के लिए, चला जाएगा बेकार। तो कोल्ड वॉर के झंझट में ना पड़िए, आपका रायता है आप साफ करिए, हम नहीं बीच में चाहते कूदना, हमारे पास इतना समय नहीं है। तीसरी बात, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी की। दोस्तों, नाम की कंट्रीज ये चाहती थी कि हम भैया हमारी जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो, ठीक है, नॉट बाय यूज ऑफ मिलिट्री पावर बट कलेक्टिव। ये नहीं कि हमने दंगा कर दिया, बम फेंक दिया, इससे हमें जो है वो एक अच्छी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिले, बल्कि हम सारी कंट्रीज एक साथ आएंगे और अपनी कलेक्टिव वॉइस से एक साथ आवाज उठा के अपने लिए जो है वो आवाज उठाएंगे। चलिए, तो अब नाम के लिए कुछ प्री चीजें क्या थी, प्रीकर्सर्स क्या थे। देखिए, नाम का ऑफिशियल नेम तो आया था 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर।
बट इसकी अगर जड़ें देखें, इसके रूट्स देखें तो और पहले से हैं, जिसकी शुरुआत होना शुरू हो गई थी एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 में, जिसे न्यू दिल्ली में किया गया था दोस्तों। और बढ़ावा दिया गया था कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो ये था कॉन्फ्रेंस का ये कि भाई तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंस किस चीज़ की चाहिए? फॉरेन पॉलिसी की, साथ में वेस्ट का डिपेंडेंस वेस्ट पे कम करनी है और वर्ल्ड की पीस के लिए काम करना है। इस समय नेहरू जी ने हमारे ये भी कहा था कि एशियन कंट्रीज की बात करें तो हमारे इन्होंने बहुत हमें जो है अपने उंगलियों पे नचाया है, ठीक है ना। तो अब जब आज़ादी हम पा चुके हैं तो हमें डिपेंडेंसी इनसे हटानी है, एक साथ हमें काम करना होगा और जनता के हित के लिए काम करना होगा, चाहे जो भी हो जाए। तो भैया अगर हम लड़ाई करते हैं, एटॉमिक वेपन की तरफ डेवलपमेंट लेके जाते हैं, तो सबसे खतरा है ह्यूमैनिटी को। इसलिए मेन एम एशियन नेशंस का वो ये होगा कि हमें वर्ल्ड पीस की तरफ रहना है, ना कि दंगा लड़ाई की तरफ। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दोस्तों, इंडिया और चाइना ने इन 5 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करा था प्रियम्बल के अंदर इस एग्रीमेंट के, जिसे इन्होंने 1954 में साइन किया था। और ये काफी इंटीग्रल पार्ट बड़ा नाम का भी। वो 5 प्रिंसिपल क्या थे? हाल फिलहाल मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की थी। आइए, पहला प्रिंसिपल है हमारा इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट का। दूसरा प्रिंसिपल था म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी को लेके। तीसरा प्रिंसिपल कहता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इन सबको याद रखिएगा दोस्तों। चौथा कहता है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। इसके अंदर मैं अगर बताऊं मतलब कि भाई म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होगा किसी एक दूसरे देश की किसी भी इंटरनल मामले में, ये आखिरी बात होगी, ठीक है ना। पांचवा समझ गए। और ये समझने वाली बात है कि इंडियन रिकॉग्निशन तिब्बत का एज अ पार्ट ऑफ चाइना। अब यहाँ समझिए, चाइना के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ करा है, लेकिन वो क्या करा जाए, है ना, दुम है, सीधी नहीं हो सकती। तो जो ये जो इंडियन रिकॉग्निशन था तिब्बत का एज अ पार्ट ऑफ चाइना 1954 में, पंचशील एग्रीमेंट डिड नॉट इम्प्लाई बीइंग ब्लाइंड टू ह्यूमन ट्रेजेडी हियर। खैर चलिए समझते हैं। अब तीसरी बात है ना, इसकी देखिए जड़ें बहुत पहले से है, मैं बता रही हूँ। अब बंदूक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। ये एक मेजर माइलस्टोन था इतिहास में नाम के। जो पार्टिसिपेट जिन नेशंस ने किया था, इन्होंने हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, मतलब जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था ना, उनके अंदर देखा जाए तो आधी से ज्यादा, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उन देशों में ही रहती थी। और ये ऐसी कॉन्फ्रेंस थी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, जिसे सुकार्नो के द्वारा बुलाया गया था इंडोनेशिया में। बैकग्राउंड की बात करें तो वो था इमरजेंस नाटो का, और क्या कहते हैं 1949 में, और वार्सो पैक्ट का 1955 में। और ये सब वजह थी। इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गए थे वो थे गैमल अब्देल नस्सार इजिप्ट से, हमारे यहाँ से जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स, इंडिया चाइना के प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई, है ना। इन सबको तो खाने का मन करने लगता है। अब मिलिट्री अलायंसेस भी यहाँ पे इमर्ज होने लगी एशिया में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सियातो बना, बगदाद पैक्ट में, तो काफी कुछ देखने को मिला। और कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया मेंबर्स के द्वारा इन सारे यूएस लेड मिलिट्री अलायंस के, जिसमें ईरान था, इराक था, पाकिस्तान था, थाईलैंड था, तुर्की था, तुर्की है जिसे आज आप कहेंगे, फिलीपींस था। इसलिए येट द जॉइंट कम्युनिक एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस मेंशन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ नैम। और लास्ट में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल लगती है 1961 में। तो बात क्या हुई थी कि 1960 में कुछ 17 नए प्रिंसिपल्स ने ज्वाइन करा यूएन को, और डीकोलोनाइजेशन अब बढ़ने लगा। दिसंबर की बात है 1960 में कि यूएन ने एक डिक्लेरेशन ऑन ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल को अडॉप्ट करा। ये सारे डेवलपमेंट्स ने और बढ़ावा दिया लीडर्स को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए जिसमें सारे ही नॉन अलाइंड नेशंस हों। और इस कॉन्फ्रेंस को आप बुलाइए कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा, यूगोस्लाविया के अंदर। डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया था, इसने स्टेट ये करा कि जो प्रिंसिपल्स होंगे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, यही सिर्फ ऑल्टरनेटिव हो सकता है इस कोल्ड वॉर का, एंड ये पॉसिबल होगा। जनरल कैटास्ट्रॉफी और लंबे वक्त तक पीस तभी होगी जब पूरी तरह से इंपीरियलिज्म खत्म हो जाएगा, कोलिज्म खत्म हो जाएगा, लालच तभी तो नहीं रहेगा ना, और नियो कोलिज्म खत्म हो जाएगा।
ठीक है, और सारे लेटर्स भी भेजे गए केडनी को, क्रशेव को, ताकि जो है नेगोशिएशंस करे जाएं ताकि वॉर का रिस्क कम हो। तो भाई नाम, अब आप कहेंगे बड़ी तारीफें कर रही हैं आप, जरा मुझे बताएंगे कि कुछ पॉजिटिव साइड नाम की। देखिए, थर्ड वर्ल्ड नेशंस ने मना कर दिया कि भाई साफ सुनो, हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं जिससे कोई भी शांति भंग हो। नाम की कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन नहीं करा, वार्सो पैक्ट को ज्वाइन नहीं करा है, दूसरी किसी मिलिट्री अलायंस जैसे सियाटो बगदाद पैक्ट वगैरह को ज्वाइन नहीं करा। नाम ने मदद करा इंटरनेशनल टेंशंस को कम करने में, कोलोनिज्म को खत्म करने में, इंपीरियलिज्म और रेसिज्म को भी खत्म करने में। यूएसएसआर और नाम की बात करें तो इसमें था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बड़ी बात, साथ में रहो, शांति से रहो। सोवियत ने भी सपोर्ट करा नाम को। इसके अलावा कॉमन जो फोकस था इक्वालिटी का, वो ये था कि सोवियत यूनियन ने पॉलिटिकल और मटेरियल सपोर्ट दिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को बहुत सारे देशों में, जैसे इसमें अफ्रीका भी था। और नाम को भी फर्मली अगेंस्ट था कोलोनिज्म के, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन जो नई नई कंट्रीज निकली थी और यूएसएसआर के बीच में, है ना, ये अच्छे से होने लगे। पता ही है यूएसएसआर ने हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा, यूएस और नाम की बात करें तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस ये था ना कि अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं होगे तो तुम समझो कि तुम हमारे अगेंस्ट हो। वही वाली बात है कि न्यूट्रल का इसके लिए कोई मीनिंग नहीं था। यूएस बहुत बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला है। इसका सीन ये था कि अगर हमारे साथ नहीं है तो समझो हमारे अगेंस्ट हो, ऐसी सोच थी। इसलिए यूएस ने नाम को एक नेचुरल एनिमी ही देखा। इवन आज भी यूएस नाम को शक से देखता है। अभी आप देख ही रहे हैं इसको, है ना, कि पाकिस्तान से कैसे इसका प्रेम बढ़ रहा है। तो किसी का सगा नहीं है यूएस, साफ सीधी बात। और नाम स्ट्रोव टू मेक डेवलपमेंट, मेन एजेंडा इसका ये था कि भाई इंटरनेशनल स्टेट पे हमें डेवलपमेंट करना है। अपार्थीट और नाम की बताऊं अगर बात है तो इंडिया ने देखिए लगातार काम किया। अपार्थीट का जो इशू है अभी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरह से, तो चिंता मत करिएगा। इसको सामने रखा जाए, यूएन के सामने, नाम के सामने, दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के सामने, है ना, ये सब चीज़ें के लिए कि इंटरनेशनल सैंक्शंस जो हैं, द अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मेंटेन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 1960s के बाद से रहा ही रहा है। फिर एंटी कोलोनिज्म और नाम की बात करें तो इनका सपोर्ट था इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में कोलोनीज को, जैसे कि साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ा था नामीबिया की आपकी इंडिपेंडेंस के लिए साउथ अफ्रीका से। इसको पूरा मेंबर स्टेटस मिला नाम का 1978 में, और नामीबिया एक इंडिपेंडेंट हुआ 1990 में। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी नाम का मेंबर बना 1976 में, है ना। तो जो आज़ादी चाहते हैं उनके लिए साथ दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया और नाम। देखिए, इंडिया ने नाम के प्रिंसिपल को फॉलो करा कि हम कभी भी मिलिट्री अलायंस में नहीं घुसेंगे, है ना। अग्रीमेंट जो था इंडिया का यहाँ पे रशिया के साथ में 1971 का, उससे इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया गया। हमने खुद को डिफेंड ये कहा, ये कह के कि अग्रीमेंट की वजह से हम कोई ऐसा नहीं है ना, कि हम किसी के साथ हो रहे हैं या ऐसा कुछ है। वी डिफेंडेड आवरसेल्फ बाय आर्गुइंग दैट एग्रीमेंट वाज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी थर्ड नेशन। दूसरी बात कि दूसरा नाम प्रिंसिपल ये था कि हम अपना खुद का फ्रेंडली रिलेशन फॉलो करेंगे सबके साथ ना, मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं हम, समझ लो। अच्छा, इंदिरा डॉक्ट्रिन के हिसाब से इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी अपने पड़ोसी देश के इंटरनल अफेयर्स में, है ना। गुजरात डॉक्ट्रिन था, उसमें वो उसकी शुरुआत हुई इस एम से कि हम अच्छे रिश्ते रखेंगे पाकिस्तान के साथ में, एंड जो हम बड़े भाव की, बिग ब्रदर की इमेज है ना इंडिया की, ये तो देखिए ना श्रीलंका वगैरह को ये तो भड़का देते हैं कि जो है बिग ब्रदर वाला रोल निभाता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम जो है वो चेंज करेंगे। इंडिया सपोर्ट करेगा अपने पड़ोसी देशों को। कोई साउथ एशियन नेशन अपनी शुड अलाउ, मतलब अलाउ नहीं करेगा अपनी टेरिटरी को कि फॉरेन नेशन के लिए यूज करे। ये भी समझिएगा कि भाई कोई आसपास का साउथ एशियन नेशन जो है वो किसी फॉरेन नेशन को ये ना अलाउ करे कि भाई तुम ये लो मेरी जमीन का यूज कर लो और दूसरी किसी साउथ एशियन नेशन के खिलाफ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नॉन इंटरफेरेंस रहेगा इंटरनल मैटर्स में, और सबकी सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को इज्जत दी जाएगी। एंड इच्छा पे अगर आप चाहते हैं कि आप आइए और हम भाई इंडिया से को बुलाया जाता है कि आप आओ और सॉल्व करो हमारी प्रॉब्लम को, तो बिल्कुल इंडिया जाएगा और सॉल्व करेगा। ठीक, आइए थोड़ा सा न्यू पंचशील को समझते हैं क्या है ना, फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए 2006-7 में न्यू पंचशील के प्रिंसिपल को सजेस्ट करने वाले थे हु जिनताओ, जो समय के प्रेसिडेंट थे चाइना के।
इंडिया ने इस नए पंचशील को एक्सेप्ट करा, पुराने पंचशील के प्रिंसिपल को हमने जो है फाउंड करा ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स, वाइल नए पंचशील के प्रिंसिपल्स को जो थे वो थे इकोनॉमिक, डिफेंस और कल्चरल पैरामीटर्स पे। तो आपके दिमाग में एक्साइटमेंट जरूर आई होगी कि मैम क्या थे इस नए पंचशील के पैरामीटर्स। आपको बताती हूँ। पहला ये था कि दोनों ही कंट्रीज अपने कल्चरल टाइज को लगातार बढ़ाएंगे, म्यूचुअली अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाएंगी दोनों कंट्रीज। दूसरी बात, इंडिया और चाइना जो है वो अपने स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन को अच्छा बढ़िया रखेंगे ताकि बायलैटरल रिलेशंस अच्छे तरीके से चलें। तीसरी बात, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे कंसर्न्स को समझेंगे, प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को और डिफरेंसेस को जो दोनों कंट्रीज के बीच में आएंगे, जिसे चाइना नहीं समझता है अब, धोखेबाज चाइना। चौथा बात कि दोनों ही नेशन एक दूसरे की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को टैप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक ऐसा काम करेंगे जिसमें मिलके काम करें और दोनों का ही फायदा हो, और क्या कहते हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट और दूसरे एरियाज में। और पांचवी बात कि दोनों ही कंट्रीज एक्सपैंड करेंगी मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन को, कोलैबोरेशन को मल्टीलेटरल फोरम में, ताकि एक दूसरे के लीगल राइट्स को, इंटरेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज के अच्छे से सेव करके रखें और टैकल करें, है ना, लड़ सकें ग्लोबल चैलेंजेस से। ठीक है। तो आप कहेंगे मैम इतना भी कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते किस तरह के हैं, तो क्या फेलियर्स हैं जरा बताइए। देखिए, दो चीजें हैं, आपको ऐसे समझाती हूँ। इंडिया ने सपोर्ट करा एंटी नियो कोलोनिज्म स्ट्रगल को इजिप्ट के अंदर। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अच्छा जो है मामला सेट करके रखा कॉलोनियल नस्सर के साथ में। दोनों ने ही कुछ और लीडर्स जैसे कि आपके निक्रूमा घना के, तीतो यूगोस्लाविया के और सुकार्नो इंडोनेशिया के, ये फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के 1961 में। याद रखिएगा, घना, यूगोस्लाविया और कौन है, इंडोनेशिया। बट नाम फेल हो गया कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन कराने में अरब और इसराइल के कन्फ्लिक्ट में। तो आप कहेंगे ठीक है, आवाज तो उठती है ना, क्या है क्या नहीं है, आइए समझते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म नाम का समझते हैं। देखिए, आज के टाइम पे यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट है ना कि नॉन अलाइनमेंट। मतलब कई लोगों के साथ मिल गए हैं, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि किसी से नहीं मिले हैं। एक बात होती है ना कि भाई तुम इसके साइड हो कि इसके साइड हो, तो किसी के साइड सुनना गलत था। हमें कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो गया है कि हम ना इसकी साइड है ना हम इसकी साइड है, हम ना इसकी साइड है ना हम इसकी साइड है, बल्कि हम दोनों की या तीनों की, चारों की, सबकी साइड है। समझ रहे हो, ये चीज देखने को मिली है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पार्ट है नैम का भी, उसके साथ ब्रिक्स का भी, सार्क का भी। बट ये भी कहा जाता है कि नैम खड़ा नहीं होता अपनी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन पे, कैसे रह पाएगा, अलग ही कैसे रहोगे, है ना। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये भाई हम डिसीजंस लेते हैं ना मेरिट ऑफ इशू पे, खासकर सिमिलरली आज के टाइम नैम की कंट्री से इंडिया वगैरह ने कुछ इशू बेस्ड अलायंसेस को ज्वाइन भी कर लिया है, जैसे इप्सा वगैरह जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए काम करते हैं। वाइल ब्रिक्स का एम है कि हम आवाज देंगे, वॉइस होंगे हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की। ठीक है। और एज नन ऑफ द अलायंसेस इंडिया हैज ज्वाइन इज अ मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो, हमने नाटो वगैरह तो ज्वाइन किया नहीं। दूसरी बात कि नाम जो है वो उसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे सेक्रेटेरिएट का है या कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो इसे करते हैं भाई, करा जाता है बाय द चेयर फॉर दैट ईयर। तीसरी बात, प्रॉब्लम अलग है, हर एक हर जो मेंबर कंट्री है इस नाम का, सबकी प्रॉब्लम अलग है। कहीं पे डेमोक्रेसी बढ़िया से काम नहीं कर रही, तो ये कहो मुश्किल हो जा रहा है कि कॉमन इशू पे सब लोग खड़े हों। चौथी बात ये है कि नाम भाई अगर देखा जाए सबमिट करता है, टेंड टू बिकम हॉस्टेज टू होस्ट कंट्री फॉरेन पॉलिसी। एग्जाम्पल 2015 की बात है जब नाम सबमिट जो है इसमें आया था यूएस साउथ अमेरिका की टेंशंस को एज वेनेजुला विल बी द चेयर, एक दिक्कत थी। उसके बाद यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1992 में, तो इससे एक फाउंडिंग मेंबर चला गया, वाइल माल्टा और सिप्रस ने नाम से खुद को अलग कर दिया और इन्होंने यूरोपियन मेंबरशिप ले ली। तो ये कुछ बात थी। और लार्ज मेंबरशिप होने की वजह से काफी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है नाम के अंदर, है ना। नाम सबमिट को यूज करता है जैसे यूएन को, G77+ को, चाइना को, G77+ चाइना को टू कोऑर्डिनेट पोजीशन। उसके साथ नाम का खुद का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। हर सबमिट में एक बड़ा सा लंबा सा फाइनल डॉक्यूमेंट इश्यू होता है और ये ही डॉक्यूमेंट मोस्टली बार बार रिपीट होता है, ये बात है। तो ये हमने क्रिटिसिज्म आपको बताया।
फिर बात आती है कुछ 16th नाम सबमिट की, जो कि तेहरान में हुई थी सन 2012 में। तो नाम के अंदर अब 120 नेशंस हैं। तो आपको लगता है इतने सब इंडिपेंडेंट है? दो या दो से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो ऐड करे गए हैं आखिरी सबमिट से ना, फिजी और अजेरबैजान। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ थीम सबमिट का था लास्टिंग पीस थ्रू जॉइंट ग्लोबल गवर्नेंस, है ना। अच्छा, इंडिया की भी एक सबमिट हुई 2012 में, ये चीजें हुई है ना। इसने भी स्टैंड करा। इंडिया का जो स्टैंड था वो ये था कि नाम फोकस करे इश्यूज पे, जिससे सब एक साथ आए, ना कि डिवाइड हो सारे मेंबरशिप। सबकी डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं सब एक साथ अपनी आवाज उठाएं। और हम इंडिया ने ये कहा, बहुत सारी बातें कही कि भैया सीरियन लेड रेजोल्यूशन हो टू द सीरियन प्रॉब्लम, फिर कमिटमेंट हो पीस के लिए पैलेस्टीन में। हमने ये भी कहा कि हमें नए नए तरीके चाहिए अच्छी गवर्नेंस के लिए ग्लोबली, कि पायरेसी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, फूड वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खत्म हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इंडिया ने ये भी कहा कि हम हैप्पी हैं, खुश हैं कि अगर हम नाम की तरफ कंट्रीब्यूट करें इस इनिशिएटिव की तरफ, स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, नॉलेज इकोनॉमी में। इंडिया ने ये भी रिक्वेस्ट करा सपोर्ट को, है ना, कि भाई जो भी इंटरेस्टेड नाम कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट में सपोर्ट करें अफ्रीकन कंट्रीज की। तो ये सब बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे क्या है नाम की, वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के बाद से अगर मैं आपको बताऊं तो नाम रेगुलरली इस पे सवाल उठता रहता है। इसकी 10वीं सबमिट हुई थी जकार्ता में, है ना, 1992 में। और इसने बहुत सारे डाउट्स आ गए थे लोगों के हाथ में। 1992 के बाद यहाँ पे नए नए चैलेंजेस और डेवलप होने लग गए, है ना, ग्लोबलाइजेशन के, फ्री मार्केट इकोनॉमी के। भाई एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे यहाँ भी आए थे, न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन के। तो एक नए नए चैलेंजेस आए। इसमें एक मैं आपको हवाना सबमिट के बारे में बताना चाहती हूँ, सन 2006 में। ये कहता है कि आर्ग्यू करा इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये हमारा सबमिट कहता था भाई कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, मतलब यहाँ पे कई सारे लोग हों जो यहाँ पे जिनके हाथ में पावर हो, मल्टीलेटरलिज्म हो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर, ताकि एक कंट्री यूनिलेटरिज्म ना हो, इंटरवेंशनिज्म या हेजेमोनिक वर्ल्ड पावर ना हो। तो हवाना सबमिट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स नाम के भी थे, जैसे कि कोई स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट जो है इनके पास कोई हक नहीं होगा कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरी स्टेट के इंटरनल मैटर्स में घुसे। दूसरा कि भाई रिजाइन चेंज, है ना, ये कूप होता है ना, इसके जो कदम है रिजेक्शन, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, अटेम्प्ट्स कोई भी नहीं उठाए जाएंगे सत्ता पलटने को लेके। और तीसरी, अभी आपने कूप वाला देखा नहीं था, बहुत सारा हमने आपको बताया छटाछट सत्ता पलटी है। और तीसरा कि रिजेक्शन एंड ऑपोजिशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स कमिटेड बाय एनीवन। टेररिज्म कोई भी करे गलत है, कहीं भी करे, किसी भी पर्पस के लिए करे, बट टेररिज्म को आप लेजिटिमेट स्ट्रगल के साथ नहीं देखोगे। कोई आजादी के लिए लड़ रहा है तो उसको टेररिज्म नहीं समझने लग जाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। अब फर्दर नाम इज रिलेवेंट टुडे, आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस की अगर नाम की बात करें तो बेस्ट रिप्रेजेंट होता है अफ्रीका के अंदर 53 मेंबर्स हैं, उसके बाद एशिया 39, लेटिन अमेरिका 26, और डाउन साइड इज दैट ओनली 2 मेंबर्स, बेलारूस और अज़रबैजान, ये हैं यूरोप की तरफ से। इसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है साउथ साउथ कोऑपरेशन में। और भाई ये भी है कि भाई देखो अभी भी ये देखने को मिलता है हम आज़ाद रहेंगे, किसी भी फॉरेन पावर से डोमिनेट नहीं होंगे, ठीक है। नाम कोई ब्लॉक नहीं है ट्रेडिशनल सेंस ऑफ टर्म में, रादर ये एक मूवमेंट है। यूएस कोल्ड वॉर के टाइम पे इसने टर्म किया था नाम को एक इमोरल तौर पे। आज भी वेस्टर्न नेशंस इंपॉर्टेंस नहीं देते नाम को, इंपॉर्टेंस नहीं समझते, ठीक है। और यूएन सेक्रेटरी जनरल की प्रेजेंस नाम की सबमिट में दिखाने लगी है, लेकिन अब नाम की इंपॉर्टेंस को पहली बार दसियों सालों के बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने भी अटेम्प्ट किया था। और इसके कॉम्पोजिशन को लेके ही इसमें जो लोग हैं, नाम के पास पोटेंशियल है एक फोरम को प्रोवाइड करने के लिए फॉर लोकलाइज सोल्यूशन टू अर्जेंट प्रॉब्लम्स, जैसे कि सीरिया के अंदर दिक्कत, ईरान के अंदर दिक्कत, बिना कोई क्रिटिसिज्म और इंटरफेरेंस को बुलाए इंटरनल अफेयर्स में, कि भाई हम किसी के अंदर कूद नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक बॉडी के माध्यम से चीजें सॉर्ट आउट करा सकते हैं।
तो एक बात आती है नाम की फंक्शनिंग की दोस्तों, यहाँ लिखा है कि नाम सबमिट हर 3 सालों में होती है। एक बात ये याद रखिएगा, नाम फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ रीजनल रोटेशन को विद रिस्पेक्ट टू चेयरमैनशिप को लेके। ऐसे कंट्री है अफ्रीका से, एशिया से, साउथ अमेरिका से, ये चेयर करती है नाम को रोटेशन बेसिस पे, है ना। जो पुराना वाला या प्रेजेंट वाला या नेक्स्ट वाला चेयर होगा वो कलेक्टिवली उसे कहते हैं ट्रॉइका। क्या कहते हैं उसको? ट्रॉइका। और एग्जाम्पल 2012 में जो सबमिट हुई थी ना, इजिप्ट, ईरान, वेनेजुला ने एक ट्रॉइका बनाया था। 3 हो गए ना ट्रॉइका। डिसीजन मेकिंग जो नाम के अंदर है ये अग्रीमेंट से होती है, अकेले कोई नहीं करता। जैसे कि 11th नाम सबमिट 1995 में ये अश्योर कराया गया था। यहाँ पे नाम कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है न्यूयॉर्क में, जो एक अच्छा पॉइंट, फोकल पॉइंट के तौर पे काम करता है। नाम की वर्किंग को लेके मिलता रहता है दोनों ही 2 कॉन्सिक्यूटिव नाम सबमिट्स में। साथ में अभी बहुत सारे सेक्टोरल कमिटीज भी हैं जो डील करती हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न से। अच्छा, पॉसिबल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं नाम के अंदर? कि भैया ये है कि जो ये ट्रॉइका चेयर का आइडिया है इसे थोड़ा समझें, नाम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नाम अपना फाइनल डॉक्यूमेंट थोड़ा छोटा करे, बट कंट्रीज अपना कुछ मिलाना जुलाना जो है वो कम तो करती नहीं है। उसके बाद फिर से रीओरिएंटेशन करिए गोल्स के अंदर नाम के, जैसे कि सजेस्ट करा गया इंडिया के द्वारा 2012 के नाम सबमिट में। और रिजॉल्व करिए इश्यूज जिसकी वजह से नाम को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भाई, बहुत है ना। स्टेटस क्या थर्ड वर्ल्ड का? देखो अब अभी तो मैं नहीं इसमें बहुत कूद रही हूँ जो इसमें लिखा है, बट मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखो आज के टाइम पे मामला क्या है कि थर्ड वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। और अभी जिस हिसाब से यूक्रेन रशिया का चल रहा है, यूएस बीच में कूद रहा है ना। और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की और बढ़ने जा रही है। जो फ्री ट्रेड का इम्पोजिशन है प्राइवेट का, ये इन सारे नेशंस को हर्ट करता है, क्योंकि इनकी इंडिजिनियस इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अभी नहीं रेडी है compete करने के लिए इन मल्टीनेशनल कंपनीज से, है ना, वेस्ट से, या कोई इंडिजिनियस प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेबिलिटी जो है हिला दे उससे। तो ये लोग अपनी कंट्रीज को और मजबूत बनाए, यही ज़रूरी है, ना कि किसी वेस्ट की बातों में आए। क्योंकि अब वेस्ट भी यहाँ की कंट्रीज के सामने, साउथ एशिया की या ईस्ट की तरफ अपने, ये बहुत झुक रहा है। और यही मौका है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग दिखाने का, क्योंकि देखिए हर 150 साल में ये सब चीज़ें तो बदलती रहती हैं, ठीक है, पावर तो आती रहे जाती रहती है। कैसा लगा लेक्चर बताइए? एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम साउथ अफ्रीका अपार्थीड को पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को वहाँ भी पा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।